फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अगर पूरी दुनिया के अंदर देखोगे तो एक चर्चा बहुत ज्यादा आम हो चुकी है और वो ये है कि देखिए, अब अमेरिका से उठ करके जो सिलिकॉन वैली है वो भारत बनने जा रहा है। इसका मतलब है कि अब ये जो अभी तक अमेरिका के अंदर जो सिलिकॉन वैली थी वो सिलिकॉन वैली भारत के अंदर शिफ्ट हो रही है और इसको लेकर के बहुत ज्यादा जो डेटा है वो दिया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में ऐसा वो कह क्यों रहे हैं? अच्छा, ऐसा कहने के पीछे एक और भी कारण वो बताते हैं कि जो अमेरिका के अंदर जो सिलिकॉन वैली है वो अपने आप में बहुत ज्यादा भारी भरकम है, लेकिन भारत के अंदर जो स्थापित होगी वो इससे बिल्कुल अलग है। और ये जो ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से स्थापित होगी, नहीं, इसके लिए वो बहुत सारे एग्जांपल देते हैं कि देखिए 2014 के बाद में किस तरीका से स्टेप बाय स्टेप भारत के अंदर ये कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। और ये जो अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है उससे कहीं ज्यादा बेहतर जो सिलिकॉन वैली है वो भारत के अंदर होने वाली है। आइए देखते हैं ऐसा कहने के पीछे उनके क्या कारण हैं। पहला देखिए, भारत के अंदर जो सिलिकॉन वैली होने वाली है उसके लिए वो बताते हैं कि देखिए, भारत के अंदर यूपीआई जो है उसका दबदबा पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है। अब ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है, इसे देखिए। देखिए, आप जानते हैं कि दुनिया का जो पूरी दुनिया पर जो डोमिनेंस करता है वो है मास्टर और वीजा। यानी कि मास्टर और वीजा कार्ड जो है अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो लगभग 250 बिलियन के आसपास जो है इसके ट्रांजैक्शन होते हैं। यानी कि 250 बिलियन डॉलर में इसका जो ट्रांजैक्शन होता है। अगर आप यूपीआई का देखेंगे तो लगभग 100 बिलियन डॉलर जो है इसका ट्रांजैक्शन है एक साल का। कितना? एक साल का। इसका मतलब है कि अगर वैश्विक स्तर, पूरे वैश्विक स्तर पर इनका ट्रांजैक्शन है तो उसका 50% मात्र यूपीआई से निकल कर आया। और मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उस वीडियो में यह बताया था कि जो यूपीआई है वो ऐसा मॉडल नहीं है जिस तरीका से वीजा और ये मास्टर कार्ड का है। नहीं, ये पूरी तरीका से किफायती रूप से बनाया गया है। किसी तरीका का इसके अंदर कोई ब्रीच नहीं देखने के लिए मिलता है और अपने आप में इसका जो अपना जो सोर्स कोड और एपीआईज हैं ये कॉपी पेस्ट नहीं है। जैसे आप चाइना का देखते होंगे सीपीआईएस जो है वो कॉपी पेस्ट नजर आएगा आपको वेस्ट का, लेकिन जो यूपीआई है इसके जो सोर्स कोड और जो एपीआई है वो बिल्कुल अलग है, पूरी तरीका से अलग डिजाइन है। आगे देखना। दूसरा वो बताते हैं कि देखिए, फ्रूगल इनोवेशन, इसका मतलब है कि किफायती इनोवेशन के लिए भारत जाना जाता है। आपने देखा होगा, ऐसी काफी चर्चा चलती है वेस्ट के अंदर कि जितने में एक हॉलीवुड मूवी बनती है उसके 75% में तो भारत चांद पर पहुंच जाता है। तो ये उसी का एक उदाहरण देकर बताते हैं कि देखिए कि भारत के अंदर जो टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है वो क्या है कि भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो जो इंटरनेट की स्पीड है वो पूरी दुनिया से देखा जाए तो कम आपको देखने के लिए मिलती है एमबीपीएस में। अब होता क्या है कि आपको इस तरीका की टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी कि जो कम एमबीपीएस पर भी ज्यादा, इसका मतलब ऑप्टिमाइजेशन। आपने देखा होगा कि जो एप्पल की डिवाइस होती हैं वो अपना आप में जो डेटा शेयर करती हैं वो, या फिर जो उनके अंदर ऐप होती हैं वो किसी, जो आईओएस होता है ना वो किसी और में चलते नहीं है। इसका मतलब है कि जो ऐप डिजाइन की जाती है वो ऑप्टिमाइज की जाती है जिससे उनकी जो एफिशिएंसी है उन एप्स में बहुत ज्यादा अच्छी आती है। इसीलिए जो एप्पल की डिवाइस है वो दूसरे से बेटर परफॉर्मेंस करती है। क्यों? क्योंकि उनकी स्पेसिफिक एप्स होती है, इसीलिए। अब यानी कि वो ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो ये नवाचार हो रहा है ये स्पेसिफिक हो रहा है और जो डिवाइस डिजाइन की जा रही है वो इस आधार पर की जा रही है कि अगर इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है तो उसके द्वारा ऑप्टिमाइजेशन ऐसा किया जा रहा है कि वो बेटर परफॉर्मेंस करती हैं। और तीसरा बताया जा रहा है खुला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब जैसे इसका यूपीआई का उदाहरण देकर के बताया है। और अभी जैसे आप भारत के अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारा एआई है वो एआई सर्वम है ना, और बहुत सारा और भी है इसी तरह के चैटबॉट जो डेवलप किए गए हैं। तो ये ऐसे हैं कि जो उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है बल्कि ऑप्टिमाइज हो चुके हैं। वो भारत के अंदर जिस तरह की इंटरनेट स्पीड है, भारत के अंदर जिस तरीका का जो लैंग्वेज का डाइवर्सिटी है, भारत के अंदर जो यूजर्स हैं, यानी कि आप एक तो है कि भाई ऐसा नहीं कि भारत के अंदर ये प्रीमियम यूजर्स के लिए मैंने कल वीडियो बनाई थी और मैंने उस वीडियो में यही बताया था कि लगभग 3 बिलियन यूजर्स, लगभग 3 बिलियन प्लस 900 मिलियन, यानी कि जो 900 मिलियन है ये भारत के अंदर, और वैश्विक स्तर पर लगभग 3 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनको ना तो अमेरिका के द्वारा कवर किया जा रहा है और ना ही चाइना का। क्योंकि अगर बात आती है डेवलपमेंट की तो पहले पे यूएस आता है और दूसरे पे चाइना आता है, लेकिन इनके द्वारा ये 3 बिलियन प्लस 900 मिलियन जो है ये लोग छूट जाते हैं। उसका आधार उन्होंने बताया था कि लैंग्वेज के आधार पर छूट जाते हैं। दूसरा, अमेरिका और चाइना जो ये डेवलप कर रहा है इसके अंदर जो प्रीमियम यूजर्स हैं उनको ध्यान रख करके। तीसरा, कि ये इंग्लिश में ही अच्छे से कार्य करती हैं या फिर जैसे चाइना के द्वारा जो है वो मंदारिन लैंग्वेज में। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो 3 बिलियन, और ये जो ना तो ये जो है प्रीमियम यूजर्स हैं, ना ही इनके पास इतना पैसा है, ना ही ये पढ़े लिखे हैं, ना ये लिख सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा इनके लिए? भारत के द्वारा आप देखे होंगे कि ऐसी ऐप डेवलप की गई हैं जिनके अंदर आप बोल करके ही अपने आंसर ले सकते हैं। उनको मैं ऐसा नहीं, जब आप बोल
बोलोगे तो टेक्स्ट नहीं, अब जैसे चैट जीटीपी आप उस पर कुछ बोलोगे तो टेक्स्ट में वो टाइप होता है, और टेक्स्ट में जब टाइप होगा तब उसका जो जवाब है वो आता है। लेकिन अगर टेक्स्ट आपने बोला और वो गलत लिख गया तो गलत ही जवाब आएगा। नहीं समझे मेरी बात आप? लेकिन जो भारत के अंदर चैटबॉट बनाए जा रहे हैं उनमें क्या है कि बोलने के बाद में वो लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि जो डेटा है ना सर्वर में वो उसको सुनेगा, और सुनने के बाद में फिर उसका डेटा, इसका मतलब है कि टेक्स्ट लिख कर नहीं जाएगा ताकि गलती होने की संभावना जो है वो नगण्य हो जाए। इसके लिए बताया जा रहा है कि देखिए, जैसे आपको मैंने ये बताया वीजा और मास्टर ये क्या है, ये एक तरीका से पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, इनका सर्विस चार्ज देना पड़ता है। अगर यूपीआई के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक तरीका की फ्री सर्विस है, इस पर आपको जैसे पहले शुरू में चला था जो पीओएस मशीन है वो खरीदनी पड़ेंगी। आज क्या है, क्यूआर कोड, क्यूआर कोड से आप किसी पे, ये एक हाईवे की तरह है, यूपीआई क्या है, एक हाईवे की तरह है, इसमें किसी भी तरीका की जो ऐप है वो रन कर सकती है। तो ये अपने आप में एक बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत का है। अब देखिए, ये तो 2-4 एग्जांपल हैं, लेकिन भारत जो है किस तरीका से, आपने देखा होगा कि 2001 के आसपास भारत को सिर्फ ऐसा देखा जाता था कि ऑफशोर जो सर्विस है वो दी जाएंगी, और कॉल सेंटर में लोग जॉब करते थे या सॉफ्टवेयर मैनुअल बनाते थे पश्चिम के लिए। लेकिन आज ये निकल करके कहां पहुंच चुके हैं, सिलिकॉन वैली। आज भारत जो है अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कार्य कर रहा है। भारत के अंदर आपने देखा होगा कि जब यहां पर भारत के अंदर एआई इंपैक्ट समिट हुआ था तो उसमें बताया गया था कि भाई $70 बिलियन का जो है वो लक्ष्य है भारत के अंदर, जो एआई डेटा सेंटर जो बनाए जाएंगे। अब डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे तो बजट के अंदर आपने देखा होगा कि इसके लिए लगभग बताया गया था कि 2047 यानी कि 31 मार्च 2047 तक इसके लिए टैक्स हेवन था। इसका मतलब है किसी तरह का टैक्स आपको नहीं देना। लक्ष्य रखा गया था $70 बिलियन का। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि इसके अंदर जो डेटा सेंटर हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी कंपनियों को, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हर तरह का डेटा होगा। तो अगर इनको जो विदेशी कंपनी है उनको सिर्फ जो कुछ सेक्टर के अंदर ही जो है निवेश की जो है अनुमति है। लेकिन आपको पता है कितना, लगभग $250 बिलियन जो है इसके अंदर निवेश हुआ था, और पूरा एआई डेवलपमेंट को लेकर के, ग्रीन एनर्जी को लेकर के, जिसमें लगभग $100 बिलियन तो एक ही कंपनी ने कर दिया था भारत के अंदर। तो देखिए ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा। अब देखिए, जब एआई हब यहां पर बनना है, यहां पर एआई डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, और भारत के द्वारा, याद रखना जो मैंने अभी आपको बताया, इसको लेकर के बहुत चिंतित हैं लोग, फ्रूगल इनोवेशन। इसका मतलब है कि सस्ती टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी दूसरा, एक कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने वहां पे जो अभी पॉइंट बनाया था एक, और उसमें मैंने पॉइंट बताया था कि पश्चिम के जो देश है इसमें विचार ये कर रहे हैं कि देखिए जो 3 बिलियन और जो 900 मिलियन लोग हैं, इनको ना तो अमेरिका कवर कर रहा है और ना ही चाइना कवर कर रहा है, इन्हें कौन कवर करेगा, इन्हें भारत कवर करेगा। अब सोचिए कि जो जब हम बात करते हैं कि भाई साउथ के जो कंट्री हैं, खासकर ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जो लोग आते हैं, ये जो 3 बिलियन और 900 मिलियन के अंदर, 900 मिलियन तो भारत के अंदर है, तो ये भारत किसी को छोड़ गए, यानी कि जो हमारा नारा है वो नारा नहीं है, यानी कि एआई फॉर ऑल। इसका मतलब है कि कोई पीछे छूटना नहीं चाहिए, यानी कि चाहे तो वो लिटरेट हो या लिटरेट ना हो, या तो वो गरीब हो यानी कि प्रीमियम यूजर्स हो या ना हो, यानी कोई पीछे नहीं छूटे, इसका ध्यान। और इसी को लेकर के पूरा विश्व जो है वो चिंतित है। याद रखना, 140 करोड़ लोगों को इससे जोड़ दिया जाएगा तो किस तरीका से इकोनॉमी ग्रो करेगी। और ये जो कहा जा रहा है ये हवा में नहीं है, ये काम होगा। ये ऐसा नहीं कि बहुत मंदी गति से नहीं, ये एक लीव एंड बाउंड की तरीका से चल रहा, तेजी से, बहुत तेजी से जो कार्य है आगे बढ़ रहा है। अच्छा, एक मैंने आपको और बताया था, इसे लेकर के भी बहुत ज्यादा चिंता है दुनिया में कि देखिए भारत ऐसा नहीं कि 140 करोड़ की आबादी है, बल्कि दुनिया का जितना भी टैलेंटेड पूल है, जो कि आज की जो एआई कटिंग जो एज कटिंग टेक्नोलॉजी हो, जिसके अंदर आप जानते हैं कि एआई ऑटोमेशन हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, या फिर डेटा सेंटर बनाने की जो क्षमता है वो हो, या फिर जो आप जानते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर बनाना हो, इसमें पूरी दुनिया के अंदर जितने भी टैलेंटेड पूल है उसमें से 20% भारत से आता है। कहां से? भारत से आता है। अब सोचिए आप इसको लेकर के कि पूरी दुनिया में चिंता है कि इतनी बड़ी आबादी है, यंग आबादी है, और ये भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई जो है अर्थव्यवस्था है। आप सोचिए कि ये सारे के सारे एक हेल्दी इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, और इसको लेकर के चिंतित होना पूरी दुनिया का जो है लाजमी है। देखेंगे थोड़ा इधर आगे, देखिए 100 से ज्यादा टेक यूनिकॉर्न्स भारत के अंदर है। अब भारत में इसमें ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, एजुटेक, इनका मतलब एजुकेशन से संबंधित ऐसे 100 से अधिक ऐसे जो है क्या है, यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न आप जानते हैं जिसका 1 अरब से ज्यादा का जो है मार्केट वैल्यू हो, उसे कहते हैं यूनिकॉर्न। अब देखिए
हम आगे बढ़ें उससे पहले आप 2 प्रश्न हैं, ये इन पर विचार कीजिए और ये प्रश्न अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ लास्ट में इसका आंसर मैं दे दूँगा आपको और मैं इसे इसलिए भी देता हूँ, एक तो आपका ज्ञान बढ़ जाए और दूसरा ये है कि आप भी कहीं पे वीडियो देख कर के आ रहे होंगे, इस टॉपिक पे पहले भी आपने वीडियो देखी होगी, तो आपने वो जो वीडियो देखी है उससे ये पता चलना चाहिए कि आपने 10 मिनट, 8 मिनट वहाँ पे लगाए हैं, उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो टाइम बेकार गया और मैं यहाँ पे जो आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आप मुझसे जुड़े, तो आप इस लेक्चर का जो 10 मिनट मेरे साथ है, 15 मिनट मेरे साथ है, तो कुछ सीख करके यहाँ जाएँ, आपके ज्ञान में इजाफा होना चाहिए, ये मेरा जो है उद्देश्य है। आइए देखते हैं क्या है आपका पहला प्रश्न। देखिए, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में फ्रूगल इनोवेशन यानी कि किफायती नवाचार का प्राथमिक चालक क्या है? मतलब इसका जो है प्राथमिक चालक क्या है? पहला, बड़े पैमाने पर विदेशी वेंचर कैपिटल का सीधा प्रवाह। दूसरा, पश्चिमी तकनीकी मॉडलों का सटीक और त्वरित नकल। तीसरा, 1 अरब की विविध आबादी सीमित बैंडविड्थ और बुनियादी ढांचे की सीमाएं। और चौथा, सरकारी अनुदान और प्रत्यक्ष राज्य निवेश। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लास्ट वाली स्लाइड पर आपको आंसर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखना, 1960 के दशक की सिलिकॉन वैली शुरुआत में शेंज़ेन और आज के भारतीय टेक इकोसिस्टम के बीच विकास में सबसे बड़ी समानता क्या है? पहला देखना, दशकों का ज्ञान संचयन विफलता और बुनियादी ढांचे का क्रमिक निर्माण। दूसरा, रातों रात वैश्विक तकनीकी दिग्गज यानी कि टेक जायंट्स का उदय। तीसरा, सॉफ्टवेयर की तुलना में केवल हार्डवेयर निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। और चौथा, विदेशी बाजारों पर पूरी तरह से निर्भरता। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जैसे मैंने आपको बताया पता चल जाएगा लेक्चर के दौरान भी और लास्ट में तो आपको मैं आंसर दे दूंगा। अब देखिए, आउटसोर्सिंग हब था पहले भारत, लेकिन यहां से निकल करके दशकों तक भारत जो है आप जानते हैं कि कॉल सेंटर यानी कि बैकडोर होकर के कार्य करता रहा, आईटी सपोर्ट देता रहा पश्चिम को, लेकिन आज यहां से निकल करके कहां आ चुके हैं? ग्लोबल इनोवेशन सेंटर्स तक हम पहुंच चुके हैं। आज ये दुनिया का सबसे उन्नत तकनीकी और प्रणालियों और उत्पादक का निर्माण कर रहा है। यह केवल सपोर्ट नहीं दे रहा है बल्कि लीडरशिप और इनोवेशन की कहानी जो है भारत लिख रहा है। यानी ये कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, आप सोचिए इसको। आगे देखेंगे, ज्ञान और पूंजी का चक्र कैसे निर्माण हुआ। आपने देखा कि जैसे 2001 के आसपास जो है पश्चिम के जो देश थे उनके द्वारा हमको ऑफशोर जॉब जो है प्रोवाइड किए जाते थे कॉल सेंटर्स के अंदर, और हमको जो एक सुविधा थी सब ज्यादा सर्विस सेक्टर यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसका हम बैक जो है प्रोवाइड कराते थे पश्चिम के देशों को, ऐप डिजाइन करना और ना इस तरीका से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। उसके बाद आप देखिए अब होता क्या है, भारत का पुनर्निर्माण स्थानीय स्टार्टअप्स जो है उसका फंड जो है भारत में करते हैं, यानी कि प्रतिभाता का निर्माण जो आईआईटी वगैरह जो है इससे लोग निकलते हैं, निकलने के बाद में कहां जाते हैं? नौकरी पश्चिम में करते हैं जाकर के। अच्छा, अमेरिका चले गए, उसके बाद क्या होता है? वहां से वो अनुभव लेते हैं, जॉब करते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखने के बाद जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है काम करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, जब इनको लगता है कि नहीं अपने देश लौटना चाहिए, तो ये जो एक टैलेंटेड पूल है ये भारत की ओर आता है, यानी कि इसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटल। ये पैसा कमाते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट समझते हैं ना क्या होता है? यानी कि जो जोखिम में निवेश करता है, यानी कि कैसा वेंचर है कि जो डूब भी सकता है, लेकिन उसके लिए जो है उसे बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स यही हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, यानी कि इनके पास पैसा है और ये नए नए जो इनोवेशन हो रहे हैं भारत के अंदर उनको फंड करते हैं, और जब ये फंड सक्सेस हो जाता है तो उससे ये लाभ कमाते हैं। अब ये फंड हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, भारत के अंदर इसको निवेश किया गया, और जब निवेश किया गया तो आप जानते हैं यूनिकॉर्न, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न भारत के अंदर है। अब सोचिए ये फिर दोबारा से क्या हुआ, फिर दोबारा से ये जब बनेगा यानी कि भारत में इनका जो स्टार्टअप होंगे और ये जो जाकर के आईआईटीज और ये शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान जो है उनको सपोर्ट करेंगे, तो एक ये क्या है, साइकिल बन गया। और इसी की जो साइकिल आप जानते हैं कि लीप एंड बाउंड जो है तेजी से है। देखिए 2010 के आसपास देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सस्ते मोबाइल डेटा का युग जो है शुरू होता है 2014 से। अब जैसे देखिए यहाँ तक तो बार है, ये देखिए पूरा ग्राफ देखिए आप इसे, यहाँ से थोड़ा थोड़ा उठना शुरू होता है। 2 साल के अंदर देखिए कहाँ पहुंच गया, सस्ते मोबाइल यहाँ पर आने शुरू होते हैं। क्यों? डेटा आया। आप जानते हैं डेटा फ्री मिलना शुरू हुआ। पहले तो एक सिम जो थी उस पर आपको 2 जीबी 3 जीबी मिलता था ना, तो यहाँ पर डेटा है, सस्ते मोबाइल आए। अब सस्ते मोबाइल आए, उसमें क्या आया, यूपीआई आया। यूपीआई में क्या हुआ कि अब पेमेंट जो है उससे जो हमारी पैरेलल इकोनॉमी चलती थी ना, वो पैरेलल इकोनॉमी जो है टूट जाती है, यानी कि डिजिटल। आने वाले आप देखिए 5 से 6 साल के अंदर आपको मार्केट के अंदर जितने भी ये फिजिकल मनी है ये आपको गायब होती हुई नजर आएगी, सारा का सारा ऑनलाइन हो जाने वाला है। अब देखिए 2018, 2-2 साल के गैप पे देखिए 2018 में देखिए कितनी तेजी से उछाल आया है, यानी कि करोड़ों नए उपयोगकर्ता और पहली बार ऑनलाइन आए, यानी कि जैसे देखिए कितना बड़ा बेस देखिए ऊपर। उसके बाद आप देखिए 2020 में एकदम यहाँ पर पहुंच चुका है। अमेरिका की शुरुआती इंटरनेट युग का समान एक विशाल अछूता डिजिटल बाजार जो है वहां देखा गया, लेकिन भारत के अंदर ये नहीं। कारण क्या है? अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के अंदर जो इनोवेशन है वो एक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और दूसरा क्या है कि वो प्रीमियम यूजर्स के लिए होता है। जैसे इंटरनेट आया, वहां पे मोबाइल आया,
तो वो प्रीमियम यूजर्स के लिए होता है। कारण है कैपिटलिस्ट कंट्री है, और कैपिटलिस्ट कंट्री में जो भी इनोवेशन होगा वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया जाएगा। इसलिए उसका जो समानता से जो होना चाहिए ना पॉपुलेशन के अंदर, नागरिकों के अंदर, उसका जो है समान रूप से बंटवारा हो ही नहीं पाता। और यही कमी जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री की होती है, या तो बहुत ज्यादा गरीबी या तो बहुत ज्यादा अमीरी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है ये कैपिटलिस्ट कंट्री की अपनी एक जो है समस्या है। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। स्मार्टफोन बना पेमेंट डिवाइस। आप जानते हैं कि आज जिसको कितना आसान बना दिया गया है। प्लग एंड प्ले का जो सिस्टम है भारत के अंदर, आप देखते हैं मोबाइल लीजिए, उसके अंदर आप डालिए, एकदम यूपीआई ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी भी बैंक का किसी भी बैंक के द्वारा जो है आप ट्रांजेक्शन जो है कर सकते हैं। भुगतान नेटवर्क जो है वो आधार बनाया गया। आधार के द्वारा आपने देखा होगा कि किस तरीका से भारत के अंदर जो है वो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रकम को रखे ही अकाउंट ओपन किए गए। जब आपके पास में क्या है, एक डिजिटल आधार आया, उसके बाद में ये डिजिटल आधार आया, यानी कि आधार आया, आपके पास पहचान हुई, इससे बैंक अकाउंट खोले गए। बैंक अकाउंट को किससे कनेक्ट किया गया, अब आपके पास बैंक अकाउंट है और साथ ही साथ ऐप है। अब आप क्या करेंगे, फिजिकल मनी क्यों रखेंगे, आप 1 रुपए 2 रुपए का भी क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, किससे, यूपीआई के द्वारा। इससे मतलब है कि जो आपका फिजिकल मनी का जो सर्कुलेशन है, जिसकी छपाई से लेकर के, जिसकी सुरक्षा से लेकर के इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता था, अब वो सारा बैंक में रखरखाव से लेकर के आज आपको चिंता नहीं है। आज क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जो भी कार्य किया जा रहा है सब ऑनलाइन है। देखिए खतरे हैं, लेकिन आपको इस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। और जिससे क्या होता है, जब ये ऑनलाइन हो गया तो भारत के अंदर फिनटेक हो या एजुकेशन हो, एडुकॉम जिसे बोलते हैं, इसमें तेजी से जो उभार है वो देखिए 2020 के बाद में कितनी तेजी से ये इतने सारे यूनिकॉर्न जो है वो एडुटेक के निकल करके आए हैं। सोचिए इस बात को। देखिए भारत ने बुनियादी डिजिटल ब्लॉक्स का निर्माण किया, जिससे स्टार्टअप्स को शून्य से शुरू होना शुरुआत नहीं करनी पड़ी। इसका मतलब है कि एक हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको क्रिएट कर दिया। अब आने वाले जो सिस्टम है, जैसे अब हमारे सोचिए कि अगर एडुकॉम में कोई भी यूनिकॉर्न बनाना, अगर आपके पास यूपीआई नहीं होता, डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते, तो कैसे जुड़ते, ऑनलाइन हो जाता, नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो देखिए कितना एक स्टेप बाय स्टेप किया गया है, इसका तो आपको देखना पड़ेगा। भारत ने इसमें जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, भारत के अंदर क्या है, मैंने बताया कि लो कॉस्ट स्मार्टफोन आए। अच्छा, ये स्मार्टफोन जो है मैंने बता रहा हूं आपको, ये एक तरीका से ऑप्टिमाइज है। इसका मतलब है कि लो इंटरनेट पर भी ये आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं। और इसी तरह से यूपीआई भी बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि उसको जो है 4G का ही चाहिए, 2G नहीं, वो आसानी से काम कर पाते हैं। विविध भाषाएं और क्षेत्रीय प्राथमिकताएं जो है वो भारत की टेक्नोलॉजी की नहीं है। इसका मतलब है कि कोई पीछे ना छूट पाए। अब देखिए अविश्वास इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी कि अविश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो आती है। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है, हर मिनट पर लगभग 100 से ज्यादा कनेक्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने डेटा भी दिखाया था। कीमत के प्रति संवेदनशील अरब उपयोगकर्ता, इसका मतलब है कि भारत ने एक बात पर ध्यान दिया कि भारत जो है वो प्रीमियम यूजर्स को टारगेट नहीं करेगा, बल्कि किसको, सबको साथ लेकर के चलेगा। और यही जो है भारत को एक अद्भुत देश बनाता है। इन सीमाओं के कारण बनी तकनीक अत्यधिक अनुकूल, यानी कि एडेप्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी ऐसा एक वर्ग के लिए नहीं बनाई गई थी कि प्रीमियम यूजर्स इसे कर सकते हैं, या पढ़े लिखे, या फिर जो लिखना जानते हैं, या जो पढ़ना जानते हैं, या जो शहरी हैं, नहीं, सबके लिए, यानी कि एकदम आसान बनाया गया। आगे देखना। अब अगर हम इसको देखें कि नवाचार का प्रेरक सिलिकॉन वैली में क्या थी, प्रचुरता और अत्यधिक पूंजी थी अमेरिका के पास में। लेकिन भारत के पास क्या है, सीमाएं हैं, यानी कि हमारे पास निवेश के लिए पूंजी कम है। इसीलिए हमने किफायती नवाचार का जो विकल्प है वो चुना है। उसके बाद आता है बाजार, यानी कि बाजार में अगर देखा जाए तो सिलिकॉन वैली मतलब अमेरिका के अंदर प्रीमियम यूजर्स को ध्यान रखा गया, उच्च आय वर्ग को जो है टारगेट किया गया। लेकिन भारत में क्या है, सारों को, यानी कि सबको, सभी के लिए विशाल जो है उसको संवेदनशील, इसके मतलब सब लोग शामिल होने चाहिए, कोई पीछे ना छूट जाए। तीसरा, विकास की लागत, यानी कि अगर अमेरिका के अंदर देखोगे तो इसे विकसित करने में बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर खर्च हुए, क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री है। अब जैसे ये आएगी तो सबके लिए तो हो नहीं सकती, तो इनको अपना लाभ भी कमाना है, इसीलिए ये जो है आता है ये वाला उच्च आय वर्ग। लेकिन भारत के अंदर क्या है, कम लागत लगी, इसके लिए सभी को जो है इससे जोड़ने गया। ऐसा नहीं कि इसका सेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ कि आप प्रीमियम है तभी आप इससे जुड़ेंगे। आगे देखना है इंजीनियरिंग फोकस, अत्यधिक तकनीक जो है, अगर आप अमेरिका को देखोगे तो उसमें अत्यधिक, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनुकूलन किया गया, क्षमता बढ़ाई गई, और उसका जो पैमाना है उसको विशाल किया गया। क्लियर है? तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए ग्लोबल जो एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनी हो गया, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये सब लोकल स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न 100 से ज्यादा भारत के अंदर हैं। शीर्ष विश्वविद्यालय प्रतिभा का निरंतर जो है वो आपूर्ति करा रहे हैं। अगर देखिए ये सब कुछ हो रहा है भारत के अंदर, तो आने वाले शहरों में जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली जैसे शहरों में ज्ञान, प्रतिभा और पूंजी का जो निरंतर जो है आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ से सीख करके आ रहे हैं, यूनिकॉर्न बना रहे हैं, विश्वविद्यालय से लगातार टैलेंट की आपूर्ति हो रही है। और एक देश के लिए यही तो संसाधन चाहिए, यानी कि मानव पूंजी जिसे बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए कुछ चैलेंजेस भी हैं, आप जानते हैं कि देखिए
अगर हमारे सामने अगर कुछ विशेषताएँ हैं, तो अगर इसमें कुछ चैलेंजेज़ भी आएँगे। क्या चैलेंजेज़ है? जैसे देखिए पहला असमान बुनियादी ढाँचा। तेज़ी से विकास के साथ-साथ परिवहन और बिजली की समस्या जो है भारत के अंदर है, ठीक है? ये समस्या है, इससे पूर्ति करी जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी अगर आप देखोगे कि भारत के अगर आईआईटीज़ वगैरह को छोड़ दिया जाए, तो नीचे जो है ना जो सामान्य जो बोर्ड स्कूल होते हैं वगैरह आपने देखे होंगे, वहाँ पर आज भी जो है शिक्षा का स्तर वही है, रटंत विद्या है। तो हमें इसको सुधारना होगा। और डीप टेक पूंजी का अभाव। इसका मतलब है कि आज भी जिस तरीका से क्योंकि एक सफलता लेने के लिए आपको हजार बार फेल होना पड़ता है और उसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो भारत सरकार के पास पूंजी की आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रेन है उसी को देखते हुए जो है इसमें भी एक चैलेंज हमारे सामने आता है कि हम क्या वास्तव में इतना समय और इतनी पूंजी गंवा सकते हैं। तो ये चैलेंज है बाकी देखिए चैलेंज तो आएंगे जब अगर आप आगे बढ़ोगे तो। अब 1960 सिलिकॉन वैली सिर्फ एक कुछ सेमीकंडक्टर्स कंपनियां 1990 में सेंसडेन यानी कि मछुआरों का समुदाय से इलेक्ट्रॉनिक हब और टुडे भारत जो है ज्ञान संचय और विस्फोट का माध्यम से जो है आगे बढ़ रहा है। इनोवेशन हब रातों रात नहीं बनता है, ये दशकों का प्रयोग है, विफलता और बुनियादी ढांचे का क्रमिक विकास होता है और इसका जो परिणाम है वो निकल करके आता है किसी देश का क्या उन्नत होना और एक सक्षम देश जो है टेक्नोलॉजी में बनना। अब सवाल यह नहीं है कि क्या भारत अगली सिलिकॉन वैली निर्माण कर सकता है, सवाल यह है कि दुनिया जो है को एहसास कब होगा कि भारत ये बन रहा है और जब तक एहसास होगा हो सकता है कि भारत उनकी पहुंच से बाहर निकल चुका। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेस्टर्न मीडिया इस बात को कह रही है और वेस्ट के जो विचारक हैं जो नीति निर्माता हैं वो इस बात को सोच रहे हैं। तो अब देखिए हम भारत में बैठे हैं, वही है कि अगर कोई वस्तु हम बहुत नजदीक से देखें तो हम देख नहीं पाते। हम भारत में रह रहे हैं तो शायद हमें वो चीज उस तरीका से हम देख नहीं पाते, लेकिन जो दूर के लोग हैं वो आसानी से देख रहे हैं कि भारत किस तरीका से आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए बोला वीडियो देखा इसके